आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, ITDC इंडिया में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपका अपना दोस्त SD वीरेंद्र एक बार फिर आपके साथ है और आपका अपना शो वर्ड्स विद वीरेंद्र। मैं आज हमारे मेहमान हैं भारत की सेंट्रल इंडिया से उभरती यूनिवर्सिटी LNCT ग्रुप, और इस LNCT ग्रुप की जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ आज विमेन डे प्रोग्राम के लिए हमारी गेस्ट हैं, पूजा श्री चौकसे सूर्यवंशी। बहुत बहुत स्वागत पूजा श्री आपका। थैंक यू वीरेंद्र। आपका ITDC परिवार हृदय से अभिनंदन करता है। वीमेन डे पर आप कुछ बेहतर और बेहतर हमारे देश के लिए करना चाहेंगे। तो अब आज की शुरुआत कर रहे हैं कि वीमेन डे के लिए जो आइडिया है वो हम पुराने समय में जाएं तो लगभग 1900 शताब्दी में शुरू होता है, यानी लगभग हम 100 साल आगे आ चुके हैं जब इसकी शुरुआत होती है, कोशिश की गई थी। ये वो दौर था जब हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन राय सती प्रथा जैसी परेशानियों से, कुरीतियों से जूझ रहे थे। वहाँ से हम 100 साल आगे आ गए हैं, एक पूरा जनरेशन हमने देख लिया है, बड़ी जनरेशन ग्रुप जो गैप आया है। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या वीमेन डे की हमारी ज़रूरत बढ़ गई है या कम हो गई है? वीरेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेज बना दिए गए हैं, विमेन डेज और इंटरनेशनल मेन डे भी होता है, जी पता हो कि कई लोगों को नहीं पता होता कि इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है। तो वुमेन्स डे और फादर्स डे, डॉटर्स डे, इन सब से मुझे ऐसा लगता है कि जो काम अगर हो सकता है कि ये डेज नहीं होते तो शायद हम काम साल भर करते, लेकिन क्योंकि ये डेज हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो मेजर काम होगा वो शायद सिर्फ मार्च या फरवरी में ही होता है, क्योंकि 8 मार्च को वुमेन डे होता है। और डॉटर्स डे जब भी आता है तो जो मेन जो बेटियों के ऊपर काम होता है वो उसी वक्त होता है, उस महीने के शुरुआत में या उससे 1 महीना पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दिन नहीं होते तो शायद हम साल भर काम कर रहे होते उस चीज़ पे। वो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ये होता है कि नहीं, हमें हर एवरी डे, एवरी पासिंग ईयर, हर बीते हुए साल के साथ हमें उस चीज़ में आगे बढ़ना है। हाँ जी, ये बात आपकी बहुत दुरुस्त और शायद बहुत ज़रूरत है आज के देश की जो व्यवस्था है उसके लिए, क्योंकि अगर हम ओरिएंटेशन पर्टिकुलर मंथ्स पर रखते हैं तो बाकी समय हम हो सकता है कुछ और पे चले जाएं और वो बात हमारी छूट जाए। ये इट्स ट्रू। तो अभी बात आगे बढ़ाने से पहले मुझे अभी एकदम अचानक याद आया कि अभी हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ हुआ, जो लाइव वीडियो था, सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त शेयर हो रहा था। वो था आयशा साबरमती, गुजरात की हमारी एक बेटी। एक साबरमती एक ऐसी नदी है जिसके बैंक पर, जिसके किनारे पर महात्मा गांधी शपथ लेते हैं विदेशी ताकतों को बाहर फेंकने के लिए। उसी तट के बाद उस नदी में हमारी उन्हीं महात्मा गांधी की बेटी आज सुसाइड करती है बोट से जाके, और लाइव सुसाइड करती है और अपना एक वीडियो शेयर करती है और बताती है कि ये देश में ऐसी विडम्बना है कि यदि आपको अपने घर में शादी नाम की परंपरा का साथ नहीं मिला तो आप खत्म हो गए हैं। ये जो फील है जिसने आज इतनी बड़ी घटना, दर्दनाक घटना हमें दे दी, वो उस पर मैं आपसे ज़रूर अपना एक मत चाहूँगा, एक डिस्कशन चाहूँगा और इसे सब्जेक्ट जरूर बनाना चाहूँगा साल भर के लिए लोगों के बीच में, कि शादी ऐसा एकमात्र बंधन है जिसके द्वारा हम महिला को तय कर देंगे, उसका जीवन निर्धारित करेंगे। आप क्या सोचते हैं? जी, मेरा ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हम ऐसी चीज़ें, सिंस सोशल मीडिया है तो हम ये चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। लोग अपने सुख और दुख ही नहीं बल्कि अपनी बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि लोग अपनी मौत भी उस पर लोगों को दिखा के चले जाते हैं। हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को बहुत मॉडर्न बोलने लगे हैं आजकल कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन तो वुमेन एम्पावरमेंट में शादी भी एक ऐसा बहुत बड़ा मैटर है जहाँ मुझे लगता है कि आज भी कई सारे इंडियन फैमिलीज, भारतीय परिवारों की ये सोच है कि बेटी जो है वो पराया धन है। हाँ जी, बिल्कुल। और उसको जब हमने एक बार भेज दिया तो वो उसका परिवार हो गया, वो उसको चाहे अच्छे से रखे चाहे बुरे से रखे।
और मुझे कई कई ससुराल वालों को भी मैंने ऐसे बोलते सुना है कि वो लड़की पराये घर से आती है, तो जब बेटी का ये भी पराया घर है और वो भी पराया घर है, तो बेटी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों को जरूरत है कि वो खुद का घर बनाए शादी करने से पहले। उसका घर कौन सा है? उसका घर कौन सा है? हाँ। अगर उसके दोनों जहाँ उसके माँ बाप हैं और जहाँ उसका हस्बैंड है, जहाँ उसका पति है, हाँ। वो दोनों ही घर उसके लिए पराए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में बेटियों को सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि शादी करने से पहले या कोई भी जीवन का ये फैसला लेने से पहले कि आप किस व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, तो ये सोच के ना बताएं कि अब तो वो मेरा पति, अब जो वो कहेगा वो मैं करूँगी और मेरे जीवन का फैसला। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको ये सिखाना चाहिए कि आप अपने खुद के पैरों पे खड़े हों, भले ही आप थोड़ा सा कमाएं, लेकिन आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की एक पहचान, भले ही छोटी पहचान हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको शादी तभी करना चाहिए जब आपकी पहचान इंदिरा गांधी या क्या कहते हैं कल्पना चावला ऐसी इंटरनेशनल, आपकी खुद की पहचान खुद को होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ। कल को आज हम जिस मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सेपरेशन के केसेस आते हैं या ये डाउरी के केसेस सामने आ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस सामने आते हैं, वो इसलिए क्योंकि लोग आजकल थोड़ा जागरूक हो गए हैं, उनकी इतनी काउंसलिंग्स होती हैं कि लोग बता देते हैं। आज उस लड़की को लगा कि नहीं, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं था कि उसको भी सजा मिलनी चाहिए, तभी उसने वो लाइफ किया। बिल्कुल किया, क्योंकि वो कितना प्रताड़ित हो चुकी होगी ये सोच के। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले आप उस लेवल पे अपनी पर एक छोटी पहचान नहीं है कि ये मेरी खुद की पहचान है। आज अगर कल को ये मेरी शादी में भी ये नौबत आती है कि हम किसी कारण से अलग होते हैं या सेपरेशन हो जाता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, घर में कोई बुरा काम नहीं होता है, पर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो कई यंग लड़कियां या जो लेडीज मिडिल एज लेडीज होती हैं जो कुछ काम नहीं करती, वो एकदम ही वो हो जाती हैं, मतलब होपलेस हो जाती हैं, हेल्पलेस हो जाती हैं कि अब मैं क्या करूँ। फिर जो उनको जैसा ट्रीट करता है वो वैसी ट्रीट होती रहती है, क्योंकि उनको लगता है तो यही मेरी जिंदगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही एक छोटी पहचान बनाए, लेकिन अपने पैरों पे खुद के लिए पहचान बनाए, सामने वाले के लिए अपने पैरों पे थोड़ा ही खड़े हो जाए, पर इतना कि कभी कोई ऐसी नौबत आए तो हम खुद को सस्टेन कर सकें। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है विवाह नाम का, ये इंस्टीट्यूशन के लिए हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको एटलीस्ट अपने आप को डिपेंडेंस पहले तैयार करना चाहिए खुद के लिए, सेल्फ डिपेंडेंसी इस लेवल तक कि जब भी कोई ऐसी घटनाएं यदि इफ इन केस इन फ्यूचर जैसे हैपनिंग्स बनती हैं तो हम उनको फेस करने की ताकत रख सकें। और उसके बगैर इस इंस्टीट्यूशन जो विवाह का है उसमें एकदम से जाने की सोचना भी नहीं चाहिए, और पेरेंट्स को भी तैयार करना चाहिए, मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी पेरेंट्स की भी जब भी कोई ऐसा केस होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, आपने भी सुना होगा, या मैरिटल रेप का केस होता है, कोई भी ऐसा जब केस होता है तो उसमें बात ये होती है कि हम उस लेडी की जो भुगत रही है, जिसको जला दिया या जिस पे अभी खरोच के निशान है, जो ऑलरेडी इतने ट्रॉमा में, उसकी काउंसलिंग करें। मुझे ऐसा लगता है इस केस में काउंसलिंग हस्बैंड की भी उतनी ही होनी चाहिए कि आपको आपने क्यों मारा, सिर्फ उसने पैसे नहीं दिए, या उसने खाने में नमक ज्यादा कर दिया, या उसने आपके लिए टाइम से पानी नहीं गर्म किया। ये बहुत छोटे छोटे रीजन है जिस पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और सिंस आपने अगर न्यूज़ पढ़ी हो तो लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल ये बढ़ा है, और डोमेस्टिक केयर के नाम पर ही बढ़ा है। हाँ, और आप मुझे ये बताइए कि जब ऐसे रीजन है तो लॉकडाउन में क्या कारण हो सकता है कि आपने अपनी वाइफ पे या मतलब आपने अपनी स्पाउस पे हाथ उठाया। यस, उसकी काउंसलिंग में जाना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड को भी जाना चाहिए। yes. और मुझे एक और पॉइंट जो मुझे ये लगता है वो ये है कि जब बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि बेटियां जब अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि ऐसा हो रहा है तो वो कहते हैं कि नहीं वही तुम्हारा परिवार। ये शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, पर अभी भी बहुत सारी जगह आई एम श्योर आपको लगता है कि होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल कई जगह होता है अभी भी छोटे शहरों में या गाँव में। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपनी बेटियों पे विश्वास रख के उनको हिम्मत दे के उनकी इसमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग लगेगी। यस, मुझे इसमें एक शेयर करनी है आपके साथ। आप क्या कहते हैं बताइए कि जो अभी समय है जिसमें अब शादी के बंधन की बात चली पड़ी है,
तो ये जो बंधन आता है इसके पहले, इस विवाह के इंस्टीट्यूशन से पहले हमारे घर में उसके लिए एक जगह होनी चाहिए जो एक परमानेंट जगह हो। जैसा कि कानून तो कहता है उसका एक स्पेस भी, मतलब उसका शेयरिंग भी है आपकी प्रॉपर्टी में, बट वो शेयरिंग फॉर्मेलिटी वाला वर्ड हो गया बात के लिए। लेकिन अगर वो वर्तमान में है तो जब भी वो आती है तो उसका एक रूम, उसका एक घर का हिस्सा उसके नाम हमें चाहिए, शादी हो या ना हो। इस पे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उसके जाते से उसके घर के बाकी लोग उसकी जगह पे कब्जा कर लेते हैं तुरंत, उसकी जगह खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है आपने वीरेन जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक माँ बाप हैं, जब तक बड़े भाई बहन हैं, हाँ। एक शादीशुदा लड़की अपने घर जाएगी, भले ही साल में एक बार जाए, तो उसको वो जो स्पेस, जो वो घर मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे उसको वो माँ की वो फ्रीडम जो उसको माँ के अंदर रह के मिलती थी, माँ के छत्र छाया में रह के मिलती थी वो। तो अब आप जब उसके जाते ही उसका कमरा स्टोर रूम बना देंगे या गेस्ट रूम बना देंगे, उसकी गाड़ी जो वो अपनी थोड़ा बहुत जाने के लिए यूज करती थी उसको एक सर्विस या उसको बेच देंगे, तो उसको मायके में भी वो फील कैसे आएगा? ये परंपरा चेंज होनी चाहिए, उसके साथ ही वो रिजर्व हो जाना चाहिए उसके सामान, उसके लिए हमेशा जिंदगी भर के, और वो मॉडिफाइड होते रहना चाहिए। लेकिन समय के साथ वो भी चेंज होते रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए बने रहे हमेशा, यानी वो हर दिन किसी भी समय मोमेंट पर आना चाहे तो उसका घर है, तो वो इसलिए उसका घर इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो कभी भी आए तो वो कंफर्टेबली अपने स्पेस में रह सकते हैं। बस ये जो होना चाहिए। तो इसको आप मानते हैं कि लोगों में बढ़ना चाहिए? बिल्कुल मैं मानती हूं, क्योंकि इसको हम जागृति अभियान में बढ़ाएंगे इस बात को कि ये शुरुआत में शपथ में शामिल करें जब आप बंधनों में जा रहे हैं दोनों परिवार के लोग, कि दोनों जगह इसकी जगह है हमेशा, वो चीज़ आनी चाहिए। अभी बात आगे बढ़ी, जैसे चूँकि आप भी लगातार सोशल गैदरिंग्स में बहुत हैं और बहुत लगातार आप सोशल मीडिया पर नज़र भी आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत काम भी कर रहे हैं समाज के बीच में। अभी बीच में मैंने एक बार पढ़ा था आपके बारे में, आपने कला कुंज फाउंडेशन भी निर्माण किया था। ये किस तरह से काम कर रहा है महिलाओं की मदद के लिए, सामान्य डिप्राइव्ड पीपल्स के लिए? वीरेन जी, जो मेरा ये फाउंडेशन है कला कुंज फाउंडेशन, ये बहुत साल पहले मैंने इसके बारे में सोचा था, बट मतलब फिर मैं भी अपने प्रेगनेंसी में थी और इन सब में थी, तो मैं भी अपने उलझ के आगे इस चीज़ को नहीं बढ़ा पाई। फिर कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको इस फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगी, जो इसका नाम है कला कुंज, वो मेरे लाइफ की दो बहुत इम्पोर्टेंट लेडीज़ को मिला के बना है। मेरी दादी और मेरी नानी का नाम है। मेरी नानी का नाम है कलावती और मेरी दादी का नाम है कुंजन। उनको समर्पित तो किया उनको समर्पित करते हुए, क्योंकि मैंने अपनी मदर को हमेशा सोशल वर्क में देखा है। उनके अंदर आज भी वो पर्सनल लेवल पे 200 से 250 से ज़्यादा लड़कियों को एजुकेट करती हैं। अच्छा। अपने पर्सनल लेवल पे, जो कि ग्रुप में शामिल नहीं होता है। और करीबन उतनी ही लड़कियों की जो वो शादी भी करा चुकी हैं, मतलब शादी इन द सेंस कि वो उनकी शादी में कंट्रीब्यूशन दे चुकी हैं, जो भी उनके पेरेंट्स उनके लिए अलायंस चलते हैं, सहयोग दिया उसमें। पिछले 10 सालों में, मैं तो पिछले काफ़ी सालों से ये देखती आ रही हूँ। तो जब उनकी बात, तो क्योंकि मैंने बचपन से ये काम उनको करते हुए देखा है, मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। बहुत सालों तक उन्होंने जो वृद्ध आश्रम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और अनाथ आश्रम है, उन सब में दूध भी बांटा है दोनों टाइम। तो ऐसा है कि ये चीज़ मैंने होते हुए देखी, बट समय के साथ थोड़ा बिजी हो गए, मैनेज नहीं हो पाई, तो वो चीज़ें फिर हमको बंद करनी पड़ी। बट कहीं ना कहीं मेरा यही प्लान है कि हमें अभी भी आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर कला कुंज फाउंडेशन को और उस चीज़ को वजूद में लाने के लिए फिर से ये शुरू किया है कि मैं उसको पूरा नाम दे के हम उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। तो अभी हम मेनली एजुकेशन, क्योंकि मैं एक एजुकेशन ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, तो मैं उस चीज़ में एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। जो गांव है, मैंने अभी 6 गांव हैं भोपाल के आसपास, जो मैंने जहाँ पर मैंने अडॉप्ट नहीं किया है उन गाँव को ऑब्वियसली, बट मैं वहाँ पर एजुकेशन सेंटर चला रही हूँ, जहाँ पे 3वीं से 8वीं तक के बच्चे आते हैं। अच्छा। उनको फ्री स्टेशनरी दे रहती है। वहाँ पे हमने एक वॉलंटियर अलॉट कर रखा है, टीचर, जो वो पढ़ाता है उन्हें एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, एंड उसकी नो फी। कई बच्चे तो उसमें ऐसे हैं जो पहली बार लाइफ में किसी क्लासरूम सेटअप में बैठे होंगे।
क्या बात है, ग्रामीण अंचल से बोले। हाँ, मतलब भोपाल के आसपास के एरिया में, और इसका एरिया हाँ, जो भोपाल से लगे हुए एरियाज हैं, और उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ही एक क्लासरूम सेटअप उन्होंने देखा कि क्या होता है कि टीचर कैसे पढ़ाता है, तो उसमें हम उनको बेसिक अभी जो बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज जो होती है मैथमेटिक्स की, क्योंकि आगे जाके मैं उनको एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाने का उनको कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आगे उनको अगर कमर्शियल वर्ल्ड में ही जाना है, वो छोटे बचपन से ही जब छोटे होते तो अपने फादर्स के साथ दुकान पे जाने लगते हैं, तो ठीक है, वो दैट इज नॉट चाइल्ड लेबर, बट उसको आना तो चाहिए कि मेरे पापा ने अगर ये चीज बेची, इस कस्टमर ने इतना पैसा दिया, तो कितना बचा, क्या मैं वापस करूंगा। yes, तो ये जो बेसिक चीजें मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक लैंग्वेज, कि कल को अगर कुछ उनसे पूछ लिया जाए, किसी ने पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, तो एटलीस्ट उनको इतना आना चाहिए, माय नेम इज दिस, आई बिलोंग टू दिस विलेज, ऐसा करके। क्या बात है, नाइस गोइंग ऑन। तो अभी ये काम चल रहा है, और हम कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको एम्प्लॉयमेंट देने के अलग अलग जरिए ढूंढते रहते हैं। यानी आपके ग्रुप के साथ में स्व सहायता समूह भी जुड़ रहे हैं? हाँ, जो एनजीओ है उनके साथ जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, एक अच्छा टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं आप जी। और उनसे भी उसमें हम उनको एक मार्केट प्लेस, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनके पास स्किल होता है, उनको पता है कि मुझे क्या बनाना है, पर उनको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ बेचना है उसे। अच्छा, यानी उनको मार्केट प्लेस से जोड़ने का काम कर रही है। अच्छा, एक कड़ी के रूप में हाँ, कि वो मार्केट प्लेस उनको जोड़ते, फिर जो उनको हम उसको बेच के जो उनका लेबर कॉस्ट जो आती है उनकी बनाने की मेकिंग कॉस्ट, वो हम उन तक पहुंचा देते हैं। अभी लगभग कितने आपके पास में सदस्य संख्या हो गई होगी हमारे संस्थान के लिए जो कलाकुंज देखते हैं? कलाकुंज में देखने वाले बहुत सारे लोग नहीं हैं, मुश्किल से 7 है। अच्छा, वेरी नाइस, तो स्टार्ट किया है? हाँ, अभी स्टार्ट ही है, बट ये है कि सब 7 वो हैं जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं, बाकी लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, जिसको जो एक्टिविटी है, जिसको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, वो उस क्षेत्र का काम अपने आप पिकअप करता है, हमारा एक कोऑर्डिनेटर उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, और फिर वो काम आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अभी जब चूँकि विमेन डे की बात चल रही है, तो एक बहुत ही सेंसिटिव बात जो बहुत समय पहले से मेरे को लगता था कि मैं शेयर करूँ स्टैंड टू पब्लिक को, कि एक शब्द होता है जेंडर शब्द फीमेल, और एक वर्ड होता है वीमेन। इन दोनों में जो फ़र्क है, क्या हमारे देश की पब्लिक समझ पाती है या नहीं? आपको क्या लगता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा, हमेशा मैंने देखा कि जब भी उन्होंने देखा तो उन्होंने फीमेल को देखा, उन्होंने कभी वीमेन नहीं देखी। तो ये जो भ्रांति है, ये कैसे दूर हो सकती है देश में? वीरेन जी, इसमें तो फीमेल और वुमेन की बात से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं भी एज किसी की बात करूँ, मैं आपसे ही आज मिली हूँ, मैं किसी और से भी कल मिलूँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे उससे एज अ ह्यूमन मिलना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि वो आदमी है या औरत है, यही हम जानना चाहते हैं। मुझे ये देखना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान है, उसका भी कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को फील करने का। अगर मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करूँगी तो उससे भी बुरा लगेगा। अगर मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगी तो उसे अच्छा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी क्राइम्स होते हैं विमेन को लेकर, और विमेन के आजकल एक्चुअली मेंस के साथ भी क्राइम होते हैं, बट सिंस हम वुमेन डे की बात कर रहे हैं, वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, तो हम विमेन्स पे फोकस करेंगे। तो जितने भी, अगर सामने वाला भी ऐसे देखे कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसको भी हो सकता है कि वो क्राइम करने से बच जाए। बट उस चीज़ की, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ का बैक प्रोसेस बहुत बड़ा है। वो फील बचपन से होना चाहिए कि सामने हमारी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, लड़कियों की तरह मत रो, आप भी रो सकते हो। आप मुझे ये बताओ कि सिंस आप यू आर अ फादर, राइट, अगर आपके बच्चे को चोट लगेगी, वोंट यू फील बैड? Yes, you can cry. If that child is in lot of pain, आपको भी लगेगा, आपके आंखों से आंसू आएंगे। But कोई आपको ये नहीं टोक सकता कि औरतों की तरह मत रो। You would hurt so much. मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी अपब्रिंगिंग है, उसमें भी हमें धीरे-धीरे करेक्शंस चाहिए। हाँ, थोड़े चेंज लाने चाहिए। वो फीलिंग वहीं से शुरू होगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग गर्ल्स कि रात को 8 बजे आ जाना, we should also tell boys कि 8 बजे आ जाना।
बिकॉज 8 बजे के बाद इट इज नॉट, इफ इट इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, इट इज नॉट सेफ फॉर एनी ह्यूमन। यस, अगर हमारी ये हम विचारधारा रख रहे हैं, सारे रोड एक्सीडेंट्स जो यंग बॉयज के होते हैं स्पेशली, वो 8 बजे के बाद ही हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं, सारी घटनाओं में वही लेट नाइट। बल्कि आपने देखा होगा कि लेट नाइट एक्सीडेंट्स में लड़कियों की वो बहुत कम है, इवन इफ दे आर वर्किंग लेट, या ना के बराबर है। हाँ, हाँ, संख्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर वो भी तो एक तरह से नुकसान ही है हमारा। अगर किसी यंग लड़के की डेथ हो रही है या किसी यंग लड़के का एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो भी तो एक तरह से नुकसान ही है। ऑब्वियसली विजयश्री, एक हमारे घरों में, सब घरों में एक लाइन बोली जाती है, कोई भी बिटिया आई घर में, जैसे ही अंदर एंटर होती है एक लाइन गूंजती घर के अंदर, हमारी राजा बेटा आ गई। उसको सीधा राजा बेटा बोल दिया जाता है। शायद हम शुरुआत वहीं से उससे अलग कर देते हैं। हाँ, हमें बेटा क्यों, हम बेटी ही हैं। वो बेटी है तो बेटी है ना। Exactly. लेकिन उसे हमेशा राजा बेटा कहा जाता है। कभी भी किसी लड़के को आप नहीं कहा हमारा राजा बेटी आई, हाँ। नहीं बोला, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं माना। राजा बेटे एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ये रानी बेटी इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये जो परंपरा है ये कैसे टूटेगी, क्या लगता है? जैसे कि मैंने कहा रिंग जी, इसकी जो हम बचपन से जो करेंगे, हमें आज मैं एज अ यंग पेरेंट, मेरी एक डॉटर है, तो मैं उस चीज़ में कोशिश करती हूँ कि हम बच्चों को डराते हैं कि ये ना हो, तो मेरे हस्बैंड भी उसको किसी चीज़ से डराओ मत कि वो तुम्हें डांट देगा या वो तुम्हें नहीं डांटेगा जब तक तुम गलत नहीं हो। बिल्कुल। मैं उसको बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकती, बट मैं उससे ये तो मोस्टली हम बच्चों को इसी तरह डराते हैं, टीचर डांट देगी, यस, फर्स्ट एजुकेशन नहीं होती है, कि गिर जाओगे तो लग जाएगी, फियर से शुरुआत होती है हमारी। हाँ, हम ठीक करेंगे उसको, कोशिश करेंगे। हाँ, आप खुद गिरोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि नहीं, हमें नेक्स्ट टाइम खुद संभलना है। बट आप खुद ही अगर उसे डरा दोगे कि रात में कुछ हो जाएगा, होने तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये नहीं कह रही कि हम क्राइम होने दें, नहीं, लेकिन हम उस चीज को अपने बेटों में भी अपब्रिंग करें कि यू नीड टू बी सेफ योरसेल्फ। आप खुद की सेफ्टी बना के चलो आसपास। यस, यस, जो आपने बात उठाई ये बहुत बहुत महती है कि हम बॉयज को भी कहें कि 8 बजे घर में आइए, और ये परंपरा शुरू होनी चाहिए। और हम अगर ठीक है, इफ देयर इज अ नीड, अगर आपको लेट नाइट जाना है, अगर लेट नाइट जाने में मुझे ऐसा लगता है कि हम एक एज के बाद तो हमारी लेट नाइट्स होती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं, किस काम में बिजी होते हैं, बाय द ड्यूटी, तो वो भी तो अनसेफ हो सकता है। तो हमें अपनी सुरक्षा खुद करके, सिंस अगर हम रात में निकल ही रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक सेफ्टी एनवायरनमेंट बना के चलना ही चाहिए अपने। हमारा प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए हमारे पास, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होती हैं, उसमें ये सब जो सिखाते हैं वो बहुत सही सिखाते हैं कि अगर आप रात में कहीं से जा रहे हैं तो डू नॉट टेक अ अबैंडन्ड रास्ता कि ये छोटा है, खाली है तो मैं चली जाऊँ, नहीं, हमेशा बड़े रास्तों को लीजिए, जो भी ओपन अप रास्तों को लीजिए, सेफ पैसेज को लीजिए। यस, बिल्कुल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आज भी बहुत सारे, जैसे मेरे कजिन्स हैं, वो ऑफिस जाते हैं, तो वो जब ऑफिस से भले ही खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बट ऑफिस से निकलते ही टाइम दे सेंड अ मैसेज जिसमें आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं कि आई एम कमिंग होम। नाइस। तो ये आजकल जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, जब हमारे पास उसका यूटिलाइजेशन करें, नीडफुल है, क्योंकि अगर काम करना भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। हम इस चीज को कि कुछ हो जाएगा, हम ना उस चीज का इंतजार करें कि कुछ हो, we are not waiting for that. हम नहीं चाहते कि कुछ हो। और अगर हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, तो काम करना पड़ेगा। और अगर काम करने में हमें टाइम लग रहा है तो हम उस चीज का अपना सेफ्टी मेजर्स बना के चलें। इसी सेफ्टी मेजर से याद आया आपकी, आप एक बड़े संस्थान को लीड कर रहे हैं, और बड़े संस्थान में जब हम वीमेन की बात करें एंड गर्ल्स की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स यू फील टू गिव देम? एज सच प्रोटेक्टिव गियर्स मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हमारे यहाँ एवरी ईयर 2 से 3 सेमिनार इस चीज़ के होते ही हैं। स्कूल्स में सारे स्कूल्स आजकल टाइकोंडो से लेकर और ये सारी क्लासेस, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगाते ही हैं। प्लस वी सजेस्ट कि आप अपने साथ कुछ ना कुछ गियर ऐसा रखो, कोई भी चीज़ जो आपको पता हो कि इट इज डेंजरस एंड यू नो व्हेन टू यूज इट। इन इमरजेंसी सिचुएशंस होना ही चाहिए, स्पेशली फॉर द वर्किंग लेडीज।
यानी अभी हम जो देखते हैं जो आज वातावरण निर्मित हुआ है पिछले 20 साल में, आपने भी देखा होगा, ये महिलाओं के लिए वायलेंस में बढ़ा है, ग्रोथ भी बढ़ी है और कोई मिटिगेशन नहीं, कोई रिडक्शन नहीं है। तो ऐसे में जो इसके हम कल्प्रिट्स को आरोपित करें कि साहब ये चैनल्स हैं या ये इंटरनेट है या मीडिया है, आप क्या सोचते हैं? क्या इंटरनेट का डेवलपमेंट जब से हुआ 2000 आने के बाद से, क्या इसने इसको बढ़ाया है या हमने इंटरनेट का मिसयूजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा और कैसे रोकेंगे हम? मुझे ऐसा लगता है कि जिसको सही तरीके से यूज़ करना था उसने सही तरीके से यूज़ किया, बट हमारे को जो पेरेंटल कंट्रोल एक रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यंग बच्चों में, सिंस मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे अवेयरनेस पे भी काम करती हूँ, जी जी, मैं YI से रिलेटेड हूँ और उसमें मैं मासूम वर्टिकल को उनको हेड करती हूँ। तो उसमें हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए बच्चों को और टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो हम कोई भी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी तो हमने बड़े आसानी से अपना ली, लेकिन उसके प्रोज और कॉन्स को देखे बगैर अपना ली। हाँ जी, बिल्कुल। हमने उसके प्रोज तो देखे क्योंकि नाउ वी कैन वॉच अ मूवी हियर आल्सो, हम यहाँ पे मूवी देख सकते हैं, सारी चीज़ें, आपको कुछ रेसिपी चाहिए, आपको किसी चीज़ का टिकट बुक करनी है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसके कॉन्स क्या क्या अवेलेबल है वो हमने नहीं देखा। सिंस आजकल इतने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस आते हैं, तो उसमें सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने फ़ोन को पेरेंटल मोड पे डालिए, तो वो अब आने लगा है, वरना पहले तो जब फ़ोन आया था तो हम उठा के देखने लगते थे। यहाँ तक बात तो समझ में आती है और इवन इस पे काफ़ी काम भी हो रहा है और हम लोग सफल भी हो रहे हैं देश में चाइल्ड अब्यूज़ वाला पार्ट को रोकने में। लेकिन आपने देखा होगा कि लगभग जैसे ही हमारी टीन एज स्टार्ट होती है, 13 आया, 14 आया, आप देखेंगे बच्चों पर पेरेंटल जो कमांड है वो घटना शुरू हो जाती है और 15 तक आते आते बच्चे कहते हैं बस मम्मी बस, करने लग जाते हैं और मम्मा भी एक्सेप्ट करती है उस चीज़ को। वहीं से परेशानी शुरू होती है। नेचुरल बात है, वो बड़े हो रहे हैं, पैरेलल में खड़े हो जाते हैं, अपने कान से ऊपर उनके सिर जाते हैं, माना, लेकिन ऐसे में ठीक है उनका पार्ट पूरा हो गया, पेरेंटल्स का काम पूरा हो गया, पर ये जो बॉडी है 13-14 से ले जाके 21 तक पहुँचाने वाली, ये जो पीरियड है, इसको संभालने के लिए हमारे देश में कम से कम मैंने पाया कोई भी सिस्टम नहीं है जो इनको बता सके कि अभी तुम गलत हो। क्योंकि उसमें होता क्या, जो परेशानी मैं देख पा रहा हूँ, अब ठीक है लाख बच्चे को संस्कार के साथ भेज रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसके सामने सिलेक्शन आए, उसके सामने प्रोवोक किया जाए, सामने पटका जाए, यानी आप उस सपोज बहुत अच्छी मूवी देख रहा है और उसमें ऐड डाल दिया जाता है कचरा, अब वो बच्चे के सामने आता है, बच्चा उसके कारण से उसमें लिंक भी डलाता है, वो बच्चा गलती से क्लिक कर देता है, स्वाभाविक गलती है, वहाँ पहुँचने के बाद लौटना भी चाहता है, तब तक 4-6 और खुल जाते हैं, लेकिन तब तक वो उसमें डूब चुका होता है, वो वापस नहीं आता है। इस सेक्टर को रोकने के लिए जो सेगमेंट है एज का, हम क्या करेंगे देश में? जी ऑनेस्टली बात करूँ तो जब मेरा एडोलेसेंस एज चल रहा था, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, आज भी बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी खुद की बेटी है तब भी एज ए फीमेल वन, एज ए गर्ल, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ कि तब भी 18 तक भी, हाँ, 18 तक भी पेरेंट्स मेरे भाई के साथ भी उतने स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, क्या बात है। तो पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आज की जो जनरेशन है जो हम देख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मैं भी, मुझे ऐसा लगता है एज ए पेरेंट ये चीज़ फेस करूँगी। मैंने अपने यंगर कजन्स में भी देखा है कि ये फेस आता है, कि वो कभी कभी ये मतलब एक फेस ऑब्वियसली कि जब लगता है कि नहीं मॉम एंड डैड आर नॉट करेक्ट, मम्मी पापा सही नहीं है, क्योंकि वो पूरा 6-7 इयर्स का होता है और अक्सर उसी एज में बहुत सारी डेथ होती है, सुसाइडल भी होते हैं बच्चों के। उसका रीजन क्योंकि उसमें कोई भी कमांड नहीं मिल रही, उनका सिस्टम वाइड है, सपोर्ट नहीं, क्योंकि स्कूल से सपोर्ट नहीं होता उनका अटैचमेंट। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये इसमें जो मेन फैक्टर होता है कि a human body is growing in that age, जो puberty is hitting, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी कुछ काम करना चाहिए जिसमें बच्चे का डॉक्टर को लेके और एक काउंसलर को लेके, मैं साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर रही, एक फिजिशियन को लेके एंड एक साइकोलॉजिकल काउंसलर को लेके बच्चे की एक मैंडेटरी काउंसलिंग, क्योंकि हमारे देश में काउंसलिंग को बिल्कुल पागलपन से जोड़ दिया जाता है। काउंसलिंग क्यों ले रहे हैं, पागल है क्या? ये जो पागल बोलेंगे, यस फैक्टर आ गया, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है क्या? ये चीज़ बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में हमें बच्चों को एक रेगुलर काउंसलिंग, पीरियोडिक रेगुलर काउंसलिंग
जब वो 13-14 हिट करता है तब तक लेके जब तक वो अपनी 12th नहीं निकाल लेता उसी एज तक हमें संभालना है। उस एज तक अगर हम उसे एक रेगुलर काउंसलिंग दें, हमें मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में CBSE और जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में ये पैटर्न डालना चाहिए कि इट इज अ मैंडेटरी काउंसलिंग आ जाना चाहिए। और मम्मी पापा के साथ बैठ के नहीं, क्योंकि मम्मी पापा के साथ कभी-कभी बच्चे Comfortable ये होते सब ही बातें सुनने में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। और होते ही नहीं हाँ, लोग, हाँ। अपने ही क्लासमेट्स या ग्रुप या इंडिविजुअल इन स्कूल जहाँ उनको कोई जज ना कर, जहाँ उनको पता हो कि कोई जज नहीं कर रहा, वॉच आउट नहीं हो रहे वो, हाँ, तब वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो वो अपनी बात शेयर कर पाते हैं। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स को पहले दी जाए, ताकि पेरेंट्स को पता रहे कि हाँ जिसकी काउंसलिंग होगी ये घर आके ऐसी बातें बोल सकता है। नेचुरल बात है, बिल्कुल। और उसके बाद हमें उनकी एक काउंसलिंग सेशन पूरे, जब वो क्लास 8th में है तब तक लेके क्लास 8th इज 13-14 बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, एंड 12th इज 18। हाँ, तो तब तक का एक पूरा सेशन एक डिवाइस करना चाहिए, ताकि जो बच्चों के जो उनकी बॉडी के भी जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बताया जाए कि और उनके सराउंडिंग में उनको क्या क्या देखने को मिल सकता है या क्या क्या काउंसलिंग से भी ज़्यादा उनके साथ एक एवरी वीक डिस्कशन सेशन होना चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि टीनेजर अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाते, तो मुझे लगता है कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, डांट तो नहीं पड़ जाएगी मुझे। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कशन सेशन अगर होगा तो ये बहुत हद तक ये चीज़ें जो गलत होती हैं या बच्चे खुद को हर्ट करते हैं या पीयर प्रेशर के अंदर आके कुछ गलत कर लेते हैं, कुछ ऊट पटांग कर लेते हैं, वो प्रिवेंट हो सकता है। बहुत खुशी हुई ये जानकर, क्योंकि ये जो बात आपने सुझाव दिया है, हमारी भी इच्छा है कि ऐसी काउंसलिंग की सैटरडे क्लासेस होनी चाहिए। उस दिन हाफ डे के बाद कुछ ना हो, सिर्फ काउंसलिंग चले और वो इंडिविजुअल काउंसलिंग हो, यानी कि बॉयज़ के अलग हो और गर्ल्स के अलग हो, और गर्ल्स के लिए गर्ल्स टीचर हो, फीमेल टीचर हो, और उनके लिए मेल पर्सन्स हो, और वही संभालें उनको, और वो उनके साथ फ्रेंडली बात करें। जब तक वो फ्रेंडली नहीं होंगे वो ना तो बच्चे बता पाएंगे ना समझेंगे, ना आप उन्हें रोकने का कह सकेंगे। सब की ये जैसे पावर होती है उससे आप हाथ भी करंट लगा सकते हैं और चाहे तो अपना AC चला सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या चलाना है। तो ऐसे ही इस इंटरनेट को यूज़ करने के बारे में समझाया जाए, तो अगर ये ज़्यादा बेहतर समझाया तो हो सकता है वो स्मार्टनेस से निकल जाए। क्योंकि हमने देखा, जैसा आपने बताया 18 तक बॉय पर भी आपके यहाँ कमांड रही, उसका फ़ायदा आप देखेंगे फिर कॉलेज में जाकर उन्हें परेशानी नहीं आती। सॉरी सर, 18 तक नहीं, अभी तक। अभी तक है, क्या बात है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो नशा हो, कुछ भी हो, उन्हें पता है कि मुझे नहीं लेना है, खत्म बात। एंड सर, जो नशा है और जो ये सब चीज़ें हैं, ये जब आप वर्क लाइफ में जाते हैं तो ये, मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि कभी कभी एक सोशल ऑब्लिगेशन हो जाता है समटाइम्स। हाँ, यस, हाँ। तो अगर इफ़ यू आर इंडल्जिंग योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को उस चीज़ में इंडल्ज कर रहे हो तो आपको अपनी हद पता होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। कि ये कहाँ मुझे जाके रुक जाना है, वो सीमाएं बताई जानी चाहिए। हाँ, और वो डिफाइन होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं जब आप, और सबसे बड़ी बात कि इस चीज़ के लिए सब काउंसलिंग वर्ड ना यूज़ करें, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा काउंसलिंग शब्द से बहुत सारी धारणाएं जुड़ी हुई हैं। सिंपल समझाए, इसे सजेशंस में ले जाया जाए, हाँ, उसे कि सजेशन पार्ट बनाया जाए। हाँ, तो एक बात, आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम जैसे इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं, तो आप फिर से बात आएगी, आप एक इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ पर वीमेन को, गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए क्या करना चाहते हैं कि वो लीड रोल में आए? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि लेडीज़ हमेशा ही लीड रोल में रहती हैं। आप मुझे, हम मैरिज की बात कर रहे हैं, माने या आप सच में ऐसा फिर देखते हैं? नहीं सर, मेरे यहाँ तो होता है, मैं इसलिए कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मेरे यहाँ तो ये मैं एक दो बार बोल भी चुकी हूँ कि मैं अपने, जैसे अगर आप कोई मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करता होगा तो मैं बहुत सारे फेमिनिस्ट कोट या ये डालती रहती हूँ, गर्ल चाइल्ड को लेकर, पेरेंटिंग को लेकर, ये सब मैं बहुत डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, मतलब जो जैसे हमारी फैमिलीज जो अच्छे से एजुकेटेड हैं, उनमें अभी वुमेन को इक्वालिटी और लीडिंग रोल्स मिल रहे हैं। बट लीडिंग रोल्स जैसे अब हमारे यहाँ बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी HOD लेडीज ही हैं। तो इनफैक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, यानी आप लगातार कर रहे हैं उस पर काम, उस चीज़ पे काम लगातार हो रहा है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उसको किसी लीड रोल में लाने के लिए ना एक सेट क्राइटेरिया नहीं है, ये एक जर्नी है।
और जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इस जर्नी का डेस्टिनेशन ये है कि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहे। मुझे ये लगता है पूजाश्री, जो आपने शुरू में कहा था ना, वो बात यहाँ पे लागू हो जाती है कि जब आप उसे वुमेन को वीमन मानना बंद कर देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। हाँ, सिंपल ह्यूमन बीइंग ले लो, तो ह्यूमन बीइंग जैसे ही लेंगे तो वो तो जो अगर लगता है कि उसमें कैलिबर है तो वो हाइट लेगा ही लेगा, वो चीज़ वहाँ से शुरू हो सकती है। तो वो मुझे लगता है आपके यहाँ पे इसी बेस पर काम हुआ है कि जिनके पास क्षमताएं थी वो डेवलप कर गए और उन्हें और जिनमें क्षमताएं नहीं है वो अपने आप को उस पे वर्क करें, अपनी कमजोरी, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करें, उस पे काम करें, मेहनत करें। उसी पे मेरा क्वेश्चन था कि इस अपब्रिंगिंग जो है उसमें कहीं आप लोग शामिल हैं इन लोगों के लिए, वीमेन के लिए? सर एज अ ग्रुप हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज जो बॉयज़ को मिल रही हैं वो गर्ल्स को भी मिले। मेरे फैमिली में वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो मेरे भाई को मिली हैं वो मुझे मिली हैं। तो ऐसी कोई हमारे घर की सारी लेडीज आर वर्किंग इंडिविजुअल्स इन द बिजनेस, सभी लोग हैं। तो और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम वुमेन हम ये वेट कर रहे हैं कि शायद सोसाइटी हमें अपलिफ्ट करेगी या हमारे हस्बैंड्स हमें अपलिफ्ट करेंगे। क्या मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वुमेन मैं जब तक एक दूसरी वुमेन को नहीं सपोर्ट करूंगी, उससे अपलिफ्ट नहीं करूंगी, खुद को अपलिफ्ट नहीं करूंगी, तब तक एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा। ये तो आपकी यूएसपी बन जाएगी। नहीं सर, मुझे क्योंकि मैंने आप जैसे आज मैं सोशल वर्क का काम करती हूँ तो वो मैंने अपने घर पे देखा है। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे ये काम करना है तो उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने मेरा साथ, इनफैक्ट मेरे फादर ने भी कहा, वो भी सोशल कॉज में, और उन्होंने मुझे और आइडियाज भी दिए कि ये भी कर सकते हैं। मतलब जब मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि मैं सोशल वर्क को आगे बढ़ाना चाहती हूँ तो उनके पास 10 आइडियाज रेडी थे कि तुम इनमें से कोई भी अभी उठा के काम कर सकती हो। तो मतलब ऐसा नहीं है मेरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपलिफ्टमेंट एक वुमेन से दूसरी वुमेन को जितना मिल सकता है उतना कभी भी किसी मेल से नहीं मिल सकता। यानी वुमेन के साथ देना ही पड़ेगा। एक बात आपके बारे में कहा जाता है कि सब आप एक वेल सेटल परिवार से रहे हैं, ऐसे में क्या आपको कहीं स्ट्रगल मिले? सर एज सच स्ट्रगल अगर देखी जाए तो लोगों को ये लगता है, सिंस मैं अपने कॉलेज से ही पढ़ी हूँ, तो ये बहुत ही एक धारणा है लोगों की अपने कॉलेज में पढ़ेंगे क्या। मेरे फादर का ये मानना है कि मैं कहता हूँ कि मेरा कॉलेज सबसे अच्छा है, अगर मैं अपने ही बच्चों को उस कॉलेज में नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं ये कैसे इसको तो जब मैं कॉलेज में गई तो सर मुझे भी उतनी ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ी, मुझे भी सारे ट्यूटोरियल्स असाइनमेंट सब सबमिट करने पड़े। मैंने अपने खुद एग्जाम्स लिख के खुद अपने रिजल्ट्स लाए हैं, और एक बार जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई थी तो मुझे एग्जाम भी नहीं देने दिए गए थे। आप भी विद एज नहीं रहे यहाँ पर? सॉरी, विद एज आपको नहीं माना गया आपके यहाँ पर कॉलेजेस में? हाँ, आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया गया? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया गया है। तो दैट डे आई बिलीव कि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, can't satisfy all. You can't satisfy जो लोगों की विचारधारा है आपके बारे में, वो आपका काम नहीं है बदलना। नेचुरल बात है। अगर किसी को लगता है कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ, क्योंकि अपने एक सोसाइटी में होता है कि हम इंसान को पहले से ही जज कर लेते हैं कि ऐसा होगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कल परसों जैसे ही मोदी जी का वो दिखाया जा रहा था कि साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर वो वैक्सीन ले रहे हैं, तो जब उन्हें वैक्सीनेटेड किया जा रहा था तो उसी समय मोमेंट पर टीवी पर किसी ने कमेंट किया, इन जनरल पब्लिक, अरे किसको मालूम इनको वैक्सीन लगाई भी गई है कि नहीं। आप लोगों इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कुछ भी किसी भी तरह से आपको कह सकते हैं, उनके पास है। तो उनकी विचारों के बाद वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये एक्चुअली आपका काम नहीं है। बिल्कुल हमें हमारे रास्ते पे चलना होगा। तो ये होगा। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ कॉलेज में कि क्योंकि 90% वो कहता है वो चीज़, क्योंकि आप खुद लाए हो तब भी सोच सकते हैं कि साहब ये तो कॉम्प्लीमेंटेड नंबर्स हैं। हाँ, कि तुम्हें तो मिलेंगे ही। हाँ, नेचुरल बात है। आप तो अब जस्टिफाई जिसमें फेल हो गए सर, उसमें फेल तो करना पड़ेगा। बताइए, मतलब हमेशा वो अपनी बात पे जस्टिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। यानी हमें हमेशा अपनी बात पर ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अब एक बात आती है, अभी जो समाज है, अभी जो कोविड-19 वाला फेज चल रहा है, इसमें वीमेन के लिए आप क्या प्रोस्पेक्टिव देखते हैं फ्यूचर के?
क्योंकि दर्शक हमेशा जानना चाहेंगे और आपसे समझना भी चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इस फील्ड में लीड कर रहे हैं। सर, कोविड-19 में मुझे ऐसा लगता है कि कोविड ने एज अ पर्सन ही सबको जज किया है, वुमेन और मेन देख के तो जज नहीं किया है। स्पेशली कोविड सिचुएशंस की बात करें, बीमारी की बात करें, तो हमारे यहाँ जितने एक्टिव मेल डॉक्टर्स हैं उतने ही एक्टिव हमारे यहाँ की फीमेल डॉक्टर्स, नर्सेज, अटेंडर्स सब कुछ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ के टीचिंग स्टाफ से लेकर हर कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड इज जस्ट अ सिचुएशन, जो हो सकता है 2-3 साल और रहे हैं, लेकिन उसके बाद इट विल गो। बट एज आई सेड कि वुमेन को लीड रोल में आने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, एम्पावर होने के लिए, सशक्त होने के लिए खुद को और एक दूसरे को मदद करनी पड़ेगी। मेरी बात आपकी उसी पर आ जाती है जो आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने साथी के साथ खड़ा होना होगा और साथ में खड़ा करना भी होगा। बहुत सारे पेरेंटिंग के मैं कोट देखती हूँ कि जो न्यू मॉम्स, जब मैं व्हेन आई वाज अ न्यू मदर, तब आई स्टिल अ न्यू मदर, आई एम अ फर्स्ट टाइम मदर मैं, तो तब मैंने बहुत सारे आप मोटिवेशन के लिए कोट्स पढ़ते हो, तो उसमें ये था कि अ मदर शुड ऑलवेज सपोर्ट अ न्यू मदर विदाउट टेलिंग द वर्ल्ड कि उसकी गलती क्या थी। वंडरफुल, वंडरफुल, बिल्कुल हमेशा करती है। तो इट अप्लाइज नॉट ओनली टू मदर्स बट ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड, एज इन जनरल, हाँ, सब पर जाता है। बिल्कुल। हमारे ITDC इंडिया के जो दर्शक हैं वो आपसे एक संदेश करना चाहते हैं, आप प्रदेश के लिए और सेंट्रल इंडिया के लिए आप क्या कहना चाहते हैं बिहाफ ऑफ LNCT ग्रुप? मैं सबको सबसे पहले विश करना चाहूँगी अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो जब तक हम अपने आप की मदद नहीं करेंगे, अपने पास वाली महिला की मदद नहीं करेंगे, इन जनरल अपने सोसाइटी की मदद नहीं करेंगे, तब तक हम एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर जिस दिन हम एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर गए, उस दिन हम एज अ एम्पावर्ड वुमेन, एज अ डेवलप्ड कंट्री, एज अ सक्सेसफुल नेशन ग्रो कर जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजाश्री, बहुत बहुत खुशी दी आपने आज ITDC इंडिया के इस शो में आकर, और साथ में जो आज आपने शेयर किया है, ख़ास करके जो बात आपने बात उठाई है कि एज ए यूनाइट वुमेन होना चाहिए, जो यूनाइटेड वीमेन है, वो वाली बात बहुत बहुत कारगर होगी हमें लगता है, क्योंकि आज देश को इसकी ज़रूरत है। सो हम इस मुलाकात को आज यहीं पूरा करेंगे। बी मास्टर ब्लेस यू कि आगे भी और मुलाकातें हों और आप कुछ बेहतर और बेहतर इस देश और दुनिया के लिए कह सकें। थैंक यू सो मच। तो ये मुलाकात थी हमारी ITDC इंडिया के शो वर्ड्स विथ वीरेंद्र में। अगली मुलाकातों के लिए बस कुछ दिनों का इंतज़ार, हम फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ। थैंक यू ITDC, थैंक यू इंडिया।